क्या होता है जब 5 दोस्त एक बेहद गहरी अंडर वाटर केव में फंस जाते हैं और वह केव उस देश की सबसे गहरी केव होती है जिसमें बर्फीला पानी भरा होता है। यह सारी घटना उनके ही एक साथी द्वारा गोप्रो कैमरा में रिकॉर्ड की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से कितने दोस्त वापस धरती पर लौट पाते हैं और कौन अपनी जान गंवा बैठता है। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। 6 फरवरी 2014, राणा, नॉर्वे। ये कहानी 5 दोस्तों की है जिनमें से काय, पैट्रिक, जारी, वैसा और एंड्रयू शामिल थे। इन सभी ने मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक और गहरी केव में जाने का फैसला किया। इस घटना का मुख्य स्थल था प्लोरागोटा केव, जो बाद में स्टूला ड्राई केव के साथ कनेक्ट हो जाता है। काय और पैट्रिक इस केव को पहले भी पार कर चुके थे। इसके साथ ही वे अपने एक साथी के साथ ड्राई केव से लेकर प्लेरा केव तक पहले भी जा चुके थे, जिससे उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब वे एक बार फिर इस केव को पार करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरी एंट्रेंस यानी फुलेरा से प्रवेश करने का निर्णय लिया था। ये केव लगभग 426 फुट गहरी और बेहद खतरनाक थी। जानकारी के लिए ये केव यूरोप की पानी से भरी हुई सबसे गहरी केव मानी जाती है, जिसमें अंदर जाने के लिए कई किलोमीटर तक रास्ते जाते हैं। इस केव की सबसे बड़ी चुनौती थी इसके अंदर की विजिबिलिटी, जो बेहद कम थी, और तंग रास्ते थे जो कभी भी किसी की जान ले सकते थे। 5 दोस्त जारी की वैन में सवार होकर, जिसमें एक ट्रॉली भी जुड़ी हुई थी, इस यात्रा पर निकले थे। ट्रॉली में स्नोमोबिल, अंडर वाटर स्कूटर, सिलेंडर्स और तमाम सामान भरा हुआ था। ये ट्रिप फिनलैंड और स्वीडन से होते हुए नॉर्वे तक पहुंची थी और इस दौरान वे आपस में पूरी योजना पर चर्चा कर रहे थे कि वाटर क्लैरिटी को कैसे बनाए रखा जाए। 2 टीमों में बंटने के बाद उन्होंने तय किया कि यात्रा 5 घंटे की होगी। पहले से तय की गई तारीख से एक दिन पहले वे राणा के जॉर्ड ब्रू फार्म में पहुंचे, जहां वे रात भर आराम करने वाले थे। यहाँ पर आपको यह जानकारी देना जरूरी है कि जो इंसान स्पेशल ट्रेनिंग के बाद 130 फुट गहरे पानी में डाइव कर सकता है, उसे टेक्निकल डाइविंग में प्रशिक्षित माना जाता है, और यह विशेषता इन 5 दोस्तों में पहले से ही थी। वे सभी CCR सर्टिफाइड थे और इनका अनुभव इतना था कि वे दुनिया की किसी भी खतरनाक केव में जाकर आसानी से वापस लौट सकते थे। लेकिन अगले कुछ घंटों में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। वे किसी भी अन्य चुनौती से ज्यादा बड़े खतरे का सामना करने वाले थे, जो उन्हें पूरी तरह से अकल्पनीय साबित हो जाएगा। और जिस समय ये लोग केव में प्रवेश करने वाले थे, बाहर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। फिर भी सभी ड्राइवरों ने इस खतरनाक कदम को उठाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वे फ्लेयर एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जो ऊपर से पूरी तरह से बर्फीले पानी के कारण जमी हुई थी। काय और जारी मिलकर सभी जरूरी सामान को उस बर्फीली सतह के ऊपर लाकर रखते हैं। इसके बाद पैट्रिक चेन मशीन के साथ आइस में एक गहरा होल करता है। बर्फीले मौसम के चलते यह लोग अपने तय किए गए समय से पीछे चल रहे थे, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। जैसे ही पैट्रिक बड़ा सा होल बना लेता है, वे सभी उस केव में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाते ही ये पता चलता है कि पानी बहुत ठंडा और साफ है, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़ रहे थे, पानी का प्रेशर और भी बढ़ता जा रहा था। इस बढ़ते दबाव को सहन करने के लिए वे स्पेशल रीब्रीथिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर न जाए। इसका उद्देश्य उन्हें सांस लेने में मदद देना था, क्योंकि उनकी मशीन के द्वारा दी जाने वाली सांसें कार्बन डाइऑक्साइड से भरी होती थी, जो किसी भी समय उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इसके साथ ही दूसरा खतरा था ड्राइवरों का घबराना। अगर कोई ड्राइवर घबराता तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती और वह अपने ही शरीर के दबाव में फंस सकता था, जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी। इसके बाद टेरिन और पैट्रिक फ्लोरा एंटर से इस केव में प्रवेश करते हैं। दोनों धीरे धीरे डाइव करते हुए लगभग 34 मीटर नीचे चले जाते हैं और 500 मीटर की दूरी तय करते हैं। इसके बाद उनका अगला टास्क था 250 मीटर और आगे बढ़कर एक एयर चैम्बर में रुकना। वे दोनों वहां भी पहुंच जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए आराम करते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं 30 मीटर नीचे, फिर 60 मीटर और अंत में 130 मीटर नीचे। इस केव के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर वे अपने डाइविंग स्कूटर्स को बंद कर देते हैं और वहां की अद्भुत सुंदरता को देखने लग जाते हैं। रिन और पैट्रिक दोनों आपस में सहमत होते हैं कि अब अपने बेल आउट ब्रीथिंग सिस्टम का अभ्यास किया जाए।
कुछ समय बाद वे तैयार होते हैं और आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन यहीं से इन पांचों ड्राइवर्स की डरावनी कहानी शुरू होती है। अचानक उनके सिस्टम में स्पाइकिंग शुरू हो जाती है, जो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था। और ऊपर से ये वह वक्त था जब वे केव के सबसे गहरे और खतरनाक हिस्से से गुजरने वाले थे। पैट्रिक पहले आगे बढ़ता है और उसे एक छोटे से होल से 90 डिग्री के एंगल पर गुजरना था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह पीछे मुड़कर देखता है और अपना दोस्त हरिन को कहीं नहीं पाता। अब उस खतरनाक हिस्से से अकेले निकलना बेहद जोखिम भरा था और हर कदम में मौत छुपी हुई थी। फिर पैट्रिक अपने दोस्त की तलाश में होता है। उसकी धड़कन अब तेज हो जाती है और वो हरिन की आवाज सुनने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे थोड़ी सी हलचल सुनाई देती है, वह तुरंत अपनी फ्लैशलाइट को इधर उधर घुमाता है। ये एहसास होता है कि पैट्रिक का दोस्त, जो उस वक्त बहुत घबराया हुआ था, किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथ पैर हिला रहा था जैसे कि वो किसी जानलेवा खतरे से जूझ रहा हो। पैट्रिक की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त जारी को ढूंढने की कोशिश करता है। इस खतरनाक पल में हर सेकंड का मोल था और पैट्रिक बस यही चाहता था कि किसी तरह उसका दोस्त जल्दी से सुरक्षित मिल जाए। जैसे ही पैट्रिक नीचे उतरता है, उसका दोस्त जारी वहीं खड़ा हुआ होता है और वह पैट्रिक से कहता है कि उसके रास्ते में एक बड़ा सिलेंडर फंसा हुआ है। बस यही एक तरीका था जिससे वह अपनी मुश्किल से बाहर निकल सकता था। पैट्रिक बिना वक्त गवाए उस सिलेंडर को हटाने का काम करता है। जैसे ही सिलेंडर रास्ते से हटता है, पैट्रिक फिर से चारों ओर देखता है, ये समझने के लिए कि अभी भी उसका दोस्त नीचे क्यों फंसा हुआ है। फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है हरिन के स्कूटर पर, जो दो बड़े पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। अब इसका हल सिर्फ एक ही था, पैट्रिक को वहां जाकर हरिन के स्कूटर को निकालना होगा, जो सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक बड़ा खतरा था। हरिन अभी बहुत घबराया हुआ था और उसकी घबराहट और बढ़ चुकी थी क्योंकि उसके सिर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। हरिन अब पैट्रिक से मदद की गुजारिश करता है और उससे बेल आउट गैस की मांग करता है ताकि वह आसानी से सांस ले सके। पैट्रिक कई बार उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हरिन की घबराहट अब और भी बढ़ चुकी थी। हरिन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह बेल आउट गैस के रेगुलेटर को अपने मुंह में डालने में भी नाकाम हो जाता है। पैट्रिक को समझ में आता है कि अब उसे कुछ करना होगा। वह तुरंत आगे बढ़ता है, रेगुलेटर अपने हाथ में लेता है और हरिन के मुंह में डालकर बटन दबा देता है। लेकिन इस दौरान हरिन की घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि वह खड़े पानी को अपने मुंह में घुसने देता है। यह पानी पूरी तरह से खतरनाक था और इससे उसकी जान भी जा सकती थी। कुछ वक्त बाद केव में पहली मौत होती है। यह मौत होती है जारी रेनन की। पैट्रिक को यह दुखद खबर मिलती है और उसे यह एहसास होता है कि अब उसका दोस्त जिंदा नहीं रहा। अब पैट्रिक के लिए एक और मुश्किल आ जाती है। अब उसका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उसके पीछे अब जारी की लाश थी। इसके बाद पैट्रिक आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी परेशानी और भी बढ़ चुकी थी। इस हादसे ने पैट्रिक को ऐसी स्थिति में डाल दिया था जहां हर कदम पर नई मुश्किलें सामने आ रही थी। अब पैट्रिक का सामना अपने सबसे बड़े डर से हो रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। घबराया हुआ पैट्रिक अब अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह जल्दी से उस ड्राई केव तक पहुंच जाए। दूसरी ओर वह अपने डाइविंग कंप्यूटर पर भी ध्यान दे रहा था, ये जानने के लिए कि वह कितनी गहराई में जा चुका है और अपनी बॉडी को डीकम्प्रेशन से बचाने के लिए उसे पानी में कितने और मिनट रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर पर आंकड़े देखे, वह भी हक्का बक्का रह गया। उसका कंप्यूटर यह बता रहा था कि 2 डिग्री के पानी में उसे लगभग 400 मिनट रहना पड़ेगा, यानी पूरे 7 घंटे। इस वक्त उसका पूरा ध्यान इसी पर था कि वह किस तरह अपनी बॉडी को डीकम्प्रेशन से बचाकर जिंदा वापस धरती पर पहुंच सके। पहले तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ ही मिनट पहले उसका डिवाइस महज 120 मिनट का समय दिखा रहा था। लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ चुका था कि जब वह इतनी गहराई में पहुंच चुका था तो डीकम्प्रेशन का टाइम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगर वह 1 मिनट और नीचे रहता तो वह 10 मिनट के बराबर हो जाता। उसने लगभग 25 मिनट वहां अपने दोस्त जेरी के पास बिताए थे। इस समय के दौरान उसकी हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो रही थी। पैट्रिक के मन में अब भी बाहर निकलने की उम्मीद कम हो रही थी क्योंकि उसकी रीब्रीथिंग गैस, जो उसकी जीवन रेखा थी, अब जेरी की लाश के साथ फंसी हुई थी। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था।
और उसे यह मजबूरी थी कि वह अपने दोस्त को वहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़े। दूसरी तरफ बाकी के 3 डाइवर्स फ्लेयर एड्रेस से अंदर घुस चुके थे। उन्हें अब तक इस बात का कोई भी हिंट नहीं मिला था कि उनके दोस्तों के साथ केव में क्या हुआ है। नीचे उतरने से पहले वैसा कहता है कि वह एक अतिरिक्त सिलेंडर नीचे लेकर जाना चाहता है, लेकिन काय उसका विरोध करता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, एक सिलेंडर मुझे दे दो। अब तक करीब दोपहर के 2:45 का वक्त हो चुका था और ये तीनों लोग केव के सबसे संकरे हिस्से में पहुंच चुके थे। काय की भविष्यवाणी सही साबित होती है, जिसमें वैसा को अपना सिलेंडर उतारकर बहुत ही धीरे से वहां से गुजरना पड़ता है। अगर वैसा उस वक्त अतिरिक्त सिलेंडर लेकर जाता तो वह इस हिस्से से गुजर ही नहीं पाता, और इस जगह पर अगर वे ज्यादा देर तक रुकते तो उनका 1 मिनट भी लगभग 10 मिनट के बराबर हो जाता, जिससे उनके लिए डिकम्प्रेशन से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता। आगे जाकर ये तीनों लोग जब केव के गहरे हिस्से में पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें बीप की आवाज सुनाई देती है। ये बीप की आवाज कुछ मिनट पहले उनके 2 दोस्तों द्वारा की गई थी, और जाहिर सी बात है कि इस आवाज को सुनकर उन्हें यह समझ में आ गया था कि उनके 2 दोस्तों में से एक अब जिंदा नहीं बचा। पहले वैसा उस बॉडी के पास पहुंचता है और वह इशारा करके जेरी को बताता है कि आगे उनके दोस्त की लाश पड़ी हुई है। जेरी बहुत घबराया हुआ और हड़बड़ाते हुए दिखाई देता है, और उसके पीछे काय भी 90 डिग्री के एंगल से आ चुका था, लेकिन उसे अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या हो रहा है। जेरी को घबराया हुआ देख काय पहले तो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी अपनी रीब्रीथिंग गैस लगाना भूल जाता है। इसके बाद काय को यह समझ में आता है कि अगर जेरी शांत नहीं हुआ तो वह अपने आप को खत्म कर लेगा। काय की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और कुछ ही मिनटों में जेरी की मौत हो जाती है। अब उस केव में 2 मौतें हो चुकी थी। जेरी को छोड़कर काय अब अकेले बढ़ता है और देखता है कि वैसा कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। वैसा उस इकलौते रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था जो आगे जाने का एकमात्र रास्ता बचा था। वैसा का संघर्ष बहुत बढ़ चुका था और उसकी धड़कन काफी तेज हो गई थी। अगर यह स्थिति कुछ और मिनट तक बनी रहती तो उसकी भी मौत तय थी। काय यह सब देख रहा था और उसे लगने लगा कि वैसा भी इस खतरे से बच नहीं पाएगा। इस बीच 2 दोस्त पहले ही मर चुके थे और एक दोस्त अभी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। ये सब देखने के बाद काय एक बार फिर पीछे हटने की कोशिश करता है और वापस जाने की सोचता है, लेकिन उस वक्त जेरी की लाश के पास से गुजरते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। अभी तक उनका यह ट्रिप बेहद खतरनाक और डरावना बन चुका था। घबराया हुआ काय अब हर संभव कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वह वापस ऊपर सरफेस तक पहुंच सके। उसके पास 2 सिलेंडर थे जिनमें थोड़ी सी ऑक्सीजन बची हुई थी। उसे अपनी बॉडी को डिकम्प्रेशन से बचाने के लिए लगभग 100 मीटर तक ऊपर पहुंचना था। काय के दिमाग में यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि वह शायद पूरी तरह डिकम्प्रेस नहीं कर पाएगा। उसने अपनी घबराहट में अपने डाइविंग कंप्यूटर को इग्नोर किया और तेजी से आगे बढ़ गया। इस दौरान उसने कई एयर चैम्बर और आराम करने वाले एरिया को पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे काय प्लेरा एंड्रस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक हर एक स्टॉप पर रुककर अपनी बॉडी को डिकम्प्रेस करता हुआ धीरे धीरे ड्राई केव की एंट्रेंस तक पहुंच रहा था। पैट्रिक ने अपने डाइविंग कंप्यूटर पर भरोसा न करते हुए अपने अनुभव के आधार पर ही बॉडी कंप्रेस करने वाले स्टॉप्स लिए। दूसरी तरफ काय खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मान रहा था, जिसके कारण उसकी घबराहट और बढ़ रही थी। इसी कारण उसने कई जरूरी स्टॉप्स भी स्किप कर दिए। ऊपर से फ्रीजिंग पानी उसकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। पानी से बचने और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए काय लगातार तैरता जा रहा था। इसी बीच काय के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। उसका डाइविंग स्कूटर अचानक बंद हो गया, जिससे उसे वो स्कूटर वहीं छोड़ना पड़ा। काय ने तुरंत समझा कि अब उसे किसी भी हालत में अगले 15 मिनट में एयर चैम्बर से एंट्रेंस तक पहुंचना होगा, लेकिन डाइविंग स्कूटर की मदद के बिना उसे यह दूरी तय करने में 45 मिनट लग गए। इस खतरनाक स्थिति का सामना केवल काय ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ उसके 2 और दोस्त भी धीरे धीरे डाइव करके ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जब वसा की लाइट पैट्रिक पर पड़ती है तो पैट्रिक को थोड़ी राहत महसूस होती है। उसे यह देखकर तसल्ली होती है कि उसका एक दोस्त अभी भी जिंदा है और एयर चैम्बर में रुककर अपनी बॉडी को आराम दे रहा है। हालांकि इस दौरान वसा को एक बड़ी चोट लग चुकी थी। उसकी दाएं घुटने में गहरी चोट थी, जिससे उसे आगे डाइव करने में परेशानी हो रही थी। लगभग रात के 1:30 पर काय किसी
किसी तरह केव से बाहर निकलता है और पंड तक पहुंचता है, लेकिन ऊपर पंड की सतह पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। यह देखकर उसका खतरा और बढ़ गया। ऊपर जिस बर्फ को तोड़कर वह नीचे आया था वह अब पूरी तरह जम चुकी थी। काय को किसी भी एंट्रेंस का पता नहीं चल रहा था। काफी मशक्कत के बाद काय को वह एंट्रेंस मिलती है, लेकिन उस पर 1 मीटर तक मोटी बर्फ जम चुकी थी। काय ने अपने सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए उस बर्फ को तोड़ा और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाहर निकलने के बाद काय ने सोचा कि उसका कोई भी दोस्त शायद जिंदा नहीं बचा। डाइव शुरू होने के करीब 12 घंटे बाद काय अपनी वैन तक पहुंचा और उसमें बैठकर सब कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ वसा और पैट्रिक केव से बाहर निकलने के बाद एक फार्म हाउस चले गए और अथॉरिटीज को कॉल किया। उन्होंने सूचना दी कि उनके दोस्त गायब हैं। इस दौरान उन्हें भी यही लगा कि काय शायद जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन रात के करीब 2 बजे वसा और पैट्रिक वैन की लाइट्स ऑन होती देख भागते हुए वहां पहुंचे। वैन के अंदर काय को देखकर उन्हें कुछ राहत मिली। हालांकि उस दिन फ्राइडे को हर न्यूज चैनल पर यही खबर थी कि 2 ड्राइवर्स की मौत हो चुकी है। बाकी के 3 ड्राइवर्स को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। स्थानीय अथॉरिटीज को 2 बॉडीज को रिकवर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अंततः 3 ब्रिटिश एक्सपर्ट ड्राइवर्स को बुलाया गया ताकि उन 2 बॉडीज को निकाला जा सके, लेकिन वे भी इसमें नाकाम रहे। आखिरकार आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि इन बॉडीज को निकालने का कोई और प्रयास नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे और जानें खतरे में पड़ सकती थीं। इसके बाद उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि काय और वसा अपने दोस्तों की बॉडीज को वापस लाना चाहते थे, लेकिन अपनी चोटों के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। तब पैट्रिक ने इस काम का जिम्मा लिया। उसने अपने कुछ और दोस्तों को बुलाया और लंबी तैयारी के बाद उन दोनों बॉडीज को रिकवर करने में कामयाब रहा। इस मिशन ने न केवल इस डरावनी घटना का अंत किया, बल्कि सच्ची दोस्ती की मिसाल भी पेश की। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी और साथ ही आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।